हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस इंटीग्रल्स का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम फाउंडेशन के नाम पे आपको कुछ जानकारी दिए थे। इस वीडियो में हम बेसिक्स के नाम पर आपको जानकारी देंगे। उसको यूँ समझ ले, फाउंडेशन माने नींव पड़ गया और बेसिक माने लिंटरिंग, नींव के ऊपर लिंटर पड़ रहा, उसके ऊपर जुड़ैया शुरू हो गई, ऐसा आप समझ लें। तो मैं हर चीज़ आपको लिख लिख के समझाऊंगा ताकि वो लिखित दस्तावेज भी रहे और मेरी आवाज़ भी रहे, दोनों चीज़ रहे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एरिया वेक्टर। अब आपको हम लिए चलते हैं इंटरमीडिएट में, वहाँ से बात को उठाते हैं। वी नो दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose adjacent sides are given by vectors A and vector A and vector B, then its area will be 1/2 mod A cross B। हाँ, बिल्कुल हर चीज़ लिख लिख के आप समझिए, कोई हड़बड़ी हमको नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन और बेसिक्स बड़े काम की चीज़ होती है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और इस प्लेन में ये बना हुआ है, ये थीटा है दोनों के बीच में। वी नो दैट the area of the triangle whose adjacent sides, adjacent माने संलग्न भुजाएं, adjacent sides are given by the vectors vector A and vector B, comma, is colon. We know that the area of the triangle whose adjacent sides are given by the vectors A and B is, एरिया को डेल्टा लिख दे रहे हैं ऐसे, कैपिटल डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बताइए आपने ये पढ़ा है कि नहीं, ये जानते हैं कि नहीं? इसको हम एस लिख दे रहे हैं, एस फॉर एरिया, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि द वेक्टर कैपिटल एस एरो इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉड हटा दिया हमने, अभी तो मॉड लगाने से स्केलर क्वांटिटी था तो एरिया कह दिया। अब हमने मॉड हटा दिया तो वेक्टर क्वांटिटी बन गया, तो इसको क्या कहें? इसी को एरिया वेक्टर कहा जाता है। is the area vector is the area vector in the direction। अब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन कौन सा होता है? इसका डायरेक्शन वही होगा जो ए क्रॉस बी का होता है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन होता है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन द डायरेक्शन perpendicular to the plane containing vector A and vector B। ये तो इतनी बात तो सबको मालूम है, और ये वाली जो बात है आप लोगों में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एनसीईआरटी की बुक में एरिया वेक्टर वर्ड लिखा हुआ है और बुक्स में प्रायः दिखाई कम पड़ता है इंटर लेवल के। तो पहले तो मैंने आपको यह समझाया कि एरिया वेक्टर जैसी भी कोई एंटिटी होती है। तो अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकालना है? इससे हम निष्कर्ष ये निकालना है एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया into n cap, where n cap is unit normal vector, unit normal vector। is it correct? यही तो कंसेप्ट निकला। अब आपको हम नंबर 2 पे आइडिया देने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन on another plane।
हम प्लेन का प्रोजेक्शन लेके क्या करेंगे, हम एरिया का प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं। नंबर 2, प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन, चलो प्लेन ही लिखते हैं, फिर लैंग्वेज में हम उसको ठीक कर देंगे। ऑन अनदर प्लेन, ऑन अनदर प्लेन, नहीं सर, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको फील करिएगा। इसकी फीलिंग आप ऐसी लीजिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ऐसे एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, ऐसे। तो इसका इस पर प्रोजेक्शन हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अब एंगल मान लीजिए दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा, तो कैसे मेजरमेंट होगा, इसको धीरे धीरे हम नीचे कर लें, ऐसे उठा लें, दोनों जहां मिलेंगे, बात तो वही हुई। if theta is the angle between, if theta is the angle between the plane, angle between the plane of area A, प्लेन के साथ एरिया हम अटैच करना चाहते थे, हेडिंग में नहीं अटैच किया, हेडिंग बहुत लंबा हो जाता। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ एरिया ए एंड द प्लेन ऑफ एरिया ए डैश, प्लेन ऑफ एरिया ना लिख के इसको हम लिखते हैं प्रोजेक्शन एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन एरिया, ऑफ प्रोजेक्शन एरिया ए डैश। यानी कि जो लाल वाला प्लेन है उस प्लेन का एरिया ए है, और उस प्लेन का जितना एरिया प्रोजेक्ट हुआ नीले वाले पर वो एरिया ए डैश है। देन ए इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा, सॉरी ए डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन विधिसम्मत है, कंसिस्टेंट है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ऐसे समझ लो, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल यदि थीटा है, ये थीटा एंगल है, तो इसका प्रोजेक्शन कितना जाएगा। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये ना, इस बाउंड्री के हर पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो उन सभी परपेंडिकुलर्स की फीट को मिला दीजिए, जितना एरिया कवर होगा वही प्रोजेक्शन एरिया होगा। इसको यूं समझिए कि थीटा बराबर 0 इंप्लाइज दैट, जैसे ये एंगल थीटा हमने 0 कर दिया, तो 0 कर दिया माने ये प्रोजेक्शन कितना निकला, उतना ही। तो अगर इसका एरिया ए था तो अब प्रोजेक्शन के बाद कितना एरिया हुआ, उतना ही। तो थीटा बराबर 0 रखने से cos 0 1 होता है, तो ए डैश बराबर ए आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना ये विधिसम्मत है। और यदि थीटा इक्वल टू π/2 है, जैसे कि ये प्लेन ऐसे खड़ा है, तो बताइए इसका प्रोजेक्शन इस पर कुछ आएगा, कोई परछाई आएगी उस पर, कुछ नहीं ना, नो प्रोजेक्शन, 0 आना चाहिए।
यस, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो ये हो जाएगा a डैश इक्वल्स टू 0, प्रोजेक्शन एरिया इज 0। इसलिए ये जो फार्मूला है, ये जो डेफिनेशन है, ये विधिसम्मत है। तो ये डेफिनेशन हमेशा आपको याद रखना है, ये अब आपके काम आएगा। थियरी धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं एलिमेंट्री एरिया एनक्लोजिंग अ पॉइंट ऑन द सरफेस। अब प्लेन सरफेस से बात हम ऊपर उठाने जा रहे हैं। अब इस तरीके का सरफेस कोई है, उस पर हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को एनक्लोज करने वाला एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे और उसकी बातचीत करेंगे। फिर उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्रोजेक्ट भी करेंगे। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, तीसरे क्रम पर, एलिमेंट्री एरिया एनक्लोजिंग अ पॉइंट। नंबर 3, एलिमेंट्री एरिया एनक्लोजिंग a point on the surface, on a surface। हाँ, कोई भी सरफेस है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, उस पर एक पॉइंट है, इसको एनक्लोज करने वाला एक स्मॉल एरिया ये है, यही है ना, ये। और इसके परपेंडिकुलर यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर किधर ही बना दें ऐसे, एन कैप। और ये जो एरिया है यही डी एस है, और ये पॉइंट पी है जो कि हमने लीप दिया। हाँ, यहाँ पे दिखाई पड़े तो अच्छा लगेगा ना। एक पॉइंट बनाइए, पी लिखिए, तब एनक्लोज करिए ऐसे, अब ज़्यादा ठीक है। लेट P be a point on a surface, let P be a point on a surface S, and ds be the elementary area, be the elementary area enclosing P, enclosing P, full stop। Let n cap be the unit normal vector, n cap P पर है भैया। Let n cap be the unit normal vector, unit normal vector to ds at P, then ds वेक्टर माने कि एरिया वेक्टर, ये एलिमेंट्री एरिया है ना, तो आपको पहले यही कॉन्सेप्ट दिए थे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। तो ये बराबर हो जाएगा डी एस एन कैप, और इसको ऐसे लिख दें डी एस एरो इज इक्वल टू एन कैप डी एस। लिखते तो ऐसे ही पहले स्केलर तब वेक्टर, लेकिन अब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा ये। Let L, which is cos alpha, M, which is cos beta, N, which is cos gamma, be the direction cosines, be the DCs of unit normal vector n cap, then n cap is equal to L I cap plus M J cap plus N K cap। बहुत ही मजबूत फैक्ट है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के डायरेक्शन कोसाइंस चैप्टर का। कोई यूनिट वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं
वो उस यूनिट वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही लाइन के डीसीज होते हैं। और अगर कोई वेक्टर लिखा है तब वो डी आर्स का केस होता है। दैट इज एन कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। इसे भी ध्यान रखना है। फिर देखें, वी नो दैट द एलिमेंटरी एरियाज ऑन YZ plane, ZX plane, XY plane are respectively YZ प्लेन पे एलिमेंटरी एरिया को dy dz लिखते हैं, ZX प्लेन पर एलिमेंटरी एरिया को dz dx लिखते हैं, XY प्लेन पर एलिमेंटरी एरिया को dx dy लिखते हैं। फुल स्टॉप। नाउ एक खास चर्चा भी करेंगे हम एंगल के बारे में। नाउ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ds, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ एलिमेंटरी एरिया ds and YZ plane बराबर एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन ऑफ ds एंड YZ प्लेन। देखो ds बहुत छोटी सी एरिया है ना, बहुत छोटा है, और छोटा चाहो तो ले लो। तो ds का प्लेन कौन होगा? प्लेन ऑफ ds कौन होगा? टेंजेंट प्लेन। ये P है, छोटा सा एरिया हमने इनक्लोज कर लिया, तो उसका प्लेन कौन होगा? उस पॉइंट पर आप टेंजेंट प्लेन बनाइए। और जो यूनिट नॉर्मल गया है वो किसके नॉर्मल है? टेंजेंट प्लेन के। अभी सरफेस तो टेढ़ा है ना भाई, उसके नॉर्मल कौन होगा? तो जिस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि एन कैप नॉर्मल है, तो उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल है। तो दो प्लेन की बात हो रही है, ds के प्लेन और YZ प्लेन के बीच का एंगल हम निकालना चाह रहे हैं। हम एंगल निकालना चाह रहे हैं प्लेन ऑफ ds एंड YZ प्लेन के। तो आप ये प्लेन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, दो प्लेन्स के बीच का एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का होता है। इस बात को आप समझते हैं कि नहीं? देखो ये प्लेन है और उंगली खड़ा कर दिया तो उसका नॉर्मल हो गया, ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो दो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा, ये जो ऊपर एंगल बनेगा। तो प्लेन ऑफ ds का नॉर्मल कौन है? प्लेन ऑफ ds का नॉर्मल कौन है? एन कैप। तो इसको लिखिए इक्वल्स टू एंगल बिटवीन एन कैप एंड YZ प्लेन का नॉर्मल कौन होगा? OX। YZ प्लेन का नॉर्मल होगा OX इक्वल्स टू, बताइए एन कैप ने OX के साथ कितना एंगल बनाया है? वो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा भाई। एन कैप के डीसीज है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो अगर एन कैप का पहला डीसी कॉस अल्फा है तो इसका मतलब एन कैप ने OX के साथ अल्फा एंगल बनाया है। एन कैप का दूसरा डीसी कॉस बीटा है तो इसका मतलब एन कैप ने OY के साथ बीटा एंगल बनाया है। ऐसे ही तीसरा वाला, तो बराबर क्या लिख दें हम? अल्फा। बहुत कमाल का ये रिजल्ट हम लोग निकालें। एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ds एंड YZ प्लेन इज अल्फा।
तो जो आपको हम एक रिजल्ट नंबर 2 पे निकलवाए थे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ एरिया ए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ एरिया ए बराबर कितना निकला था, ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया ए एंड प्रोजेक्शन प्लेन। तो अभी आप उस स्थिति में हो गए हैं कि आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ एरिया डीएस और वाईजेड प्लेन पर निकालें, प्रोजेक्शन निकालें। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन वाईजेड प्लेन, ये बराबर कितना होगा, ds cos अल्फा। ये इसी तरीके से लॉजिक वॉजिक देते हुए हम और भी निकाल सकते हैं। 3D में देखो एक निकाल के बकिया सिमिलरली लिखा जाता है, क्योंकि सब साइक्लिक सिमेट्री में होता है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन zx प्लेन बराबर ds cos बीटा एंड प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन xy प्लेन इज इक्वल टू ds cos गामा। तो जो एलिमेंट्री एरिया हमारे पास था ds, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया वाईजेड प्लेन पर, जेडएक्स प्लेन पर, एक्सवाई प्लेन पर। एक एलिमेंट्री एरिया हमारे पास था ds, उसका प्रोजेक्शन हमने तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर निकाल लिया। तो जो 3 हिस्सों में प्रोजेक्शन चला गया, उनमें हम क्रमशः i j k से गुणा करके पूरा एरिया ds एरिया हम निकाल सकते हैं, ds एरो। Thus we can write ds cos अल्फा इज इक्वल टू वाईजेड प्लेन पर ds का प्रोजेक्शन, एलिमेंट्री एरिया का प्रोजेक्शन वाईजेड प्लेन पर, यानी वाईजेड प्लेन पर एलिमेंट्री एरिया ये होता है dy dz। इसी प्रकार से लिखते चलिए ds cos बीटा इज इक्वल टू dz dx और ds cos गामा इक्वल टू dx dy। देयरफॉर dy dz i कैप प्लस dz dx j कैप प्लस dx dy k कैप इज इक्वल टू ds cos अल्फा i कैप प्लस ds cos बीटा j कैप प्लस ds cos गामा k कैप इक्वल्स टू ds कॉमन ले लिया, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप, और ये देखो आ गया है n। एलिमेंट्री एरिया वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ds n कैप इज इक्वल टू dy dz i कैप प्लस dz dx j कैप प्लस dx dy k कैप। ये रिजल्ट आ गया। मन करे तो इसी को ऐसे लिख दें, आपको मालूम है ये कितना होता है, ये ds एरो होता है, ds एरिया वेक्टर हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू dy dz i कैप प्लस dz dx j कैप प्लस dx dy k कैप।
ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। जितने रिजल्ट हम निकाल रहे सब आपको मालूम होना चाहिए। जरूरत जब जब पड़ेगी तब तब आपको हम याद दिलाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ बढ़िया डिडक्शंस। डिफरेंट कलर में dy dz इक्वल टू ds cos अल्फा कामा dz dx इक्वल टू ds cos बीटा कामा dx dy इज इक्वल टू ds cos गामा। ये सब यहाँ लिखा था। implies that dy dz इक्वल टू ds लिख दें और cos अल्फा को हम लिख दें n कैप डॉट i कैप। चलेगा? n कैप मिटा दिया हमने ना, चलो कोई बात नहीं, यही है n कैप। इस n कैप में आप i से डॉट करोगे तो क्या बचेगा? cos अल्फा ही तो बचेगा। cos अल्फा की जगह ये लिख दिया। ऐसे ही तीनों को लिखो, शेष दो को। और dx dy इज इक्वल टू ds n कैप डॉट j कैप और dx dy इज इक्वल टू ds n कैप डॉट k कैप। तो अब हम ds निकाल सकते हैं। इंप्लाइज दैट ds बराबर dy dz अपॉन n कैप डॉट i कैप। ये स्केलर है ना, तो स्केलर से भाग दे दिए। चूंकि ये एरिया है, ये नेगेटिव ना आने पाए, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा दे रहे हैं। ऐसे ही ds बराबर dz dx अपॉन मॉड n कैप डॉट j कैप। ऐसे ही ds इज इक्वल टू dx dy अपॉन मॉड n कैप डॉट k कैप। ये फार्मूले निकले, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अब जाहिर सी बात है, ये कहा नहीं जा रहा लेकिन ये जाहिर है, बट नेचुरल है कि yz प्लेन पर n कैप डॉट i कैप जीरो ना हो, zx प्लेन पर n कैप डॉट j कैप जीरो ना हो, xy प्लेन पर n कैप डॉट k कैप जीरो ना हो। इतने बेसिक्स देने के बाद आइए हम लोग अब सरफेस इंटीग्रल का डेफिनेशन लिखें। इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन इन्वॉल्व होता है सब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, हम लिखें तो ना लिखें तो। सरफेस इंटीग्रल पूरा नाम है नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल, लेकिन उसको शॉर्ट में सिर्फ सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कैपिटल F एरो over the surface S, over the surface S is defined by integral over S capital F arrow dot n cap ds। ये नोटेशन है, एक इंटीग्रल लगा के बस नोटेशन तैयार किया गया है, लेकिन दरअसल ये क्या चीज़ है? ये है डबल इंटीग्रल ओवर S F एरो डॉट n कैप ds। सरफेस इंटीग्रल माने डबल इंटीग्रल, लेकिन नोटेशन के रूप में सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, चलन में खूब है, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं, नोटेशन है वो। It is also known as
known as flux of the continuous function, flux of the continuous function, continuous वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये भी लिख दो, पूरी बात लिख दो यार। वेक्टर पॉइंट फंक्शन माने वो फंक्शन जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करे। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इन जनरल एक्स वाई जेड लेते हैं, तो जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करे वही पॉइंट फंक्शन है। कंटिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैपिटल एफ एरो across द एरिया एस। यही बेटा डेफिनेशन है सरफेस इंटीग्रल का। इसका कार्टेशियन फॉर्म आइए हम लोग देखें। कार्टेशियन फॉर्म, ये सब जो हम लोग पूरा ताम झाम निकाले हैं, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी अभी। फिर हम एग्जाम्पल्स उठाएंगे डबल इंटीग्रल से, उसके बाद फिर डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल से कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट करेंगे, और भी जो बातें होंगी सब बताएंगे आपको। यदि कुछ छूट जाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से तो उसको आप स्वतः पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी ये वीडियोस बनाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबाई है उसी को ध्यान में रख के बनाते हैं। हम बीएससी के बच्चों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल लाद देंगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिहाज से, तो हमारे बीएससी के बच्चे बेचारे मुसीबत में पड़ जाएंगे, उनके ऊपर हेडेक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हमें संतुलन बना के चलना पड़ेगा। कार्टेशियन फॉर्म, बीएससी की पढ़ाई में जितना सिलेबस में है वही ठीक से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उठा के बहुत ज़्यादा चढ़ा के क्या पढ़ाएंगे आप। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ एरो डॉट एन कैप डी एस, यानी कि एफ एरो डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, एफ एरो को लिख दें हम F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, और डी एस एरो को हम लोग अभी लिखे थे आज के ही इस वीडियो में, डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डी जेड डी एक्स जे कैप प्लस डी एक्स डी वाई के कैप। तो इस प्रकार से ये बराबर आ गया F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई। इसलिए डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस S एफ एरो डॉट एन कैप डी एस, ये बराबर हो गया डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस S ब्रैकेट F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई। ये सरफेस इंटीग्रल का कार्टेशियन फॉर्म ऐसे डिड्यूस किया गया। अब प्रोजेक्शन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म था, प्रोजेक्शन फॉर्म। प्रोजेक्शन फॉर्म्स लिख रहे हैं क्योंकि इसमें तीन प्रोजेक्शन फॉर्म है, एक वाई जेड प्लेन पर, एक जेड एक्स प्लेन पर और एक एक्स वाई प्लेन पर। इफ कैपिटल आर डैश, कैपिटल आर डबल डैश आर द प्रोजेक्शंस ऑफ S on YZ plane, comma on ZX plane, comma on XY plane respectively, then double integral over S capital F arrow dot n cap ds is equal to double integral over R
अब आप YZ प्लेन पे ds बराबर निकाले थे dy dz अपॉन करके ना, तो ये हो गया f एरो डॉट n कैप और ds को लिख दिया हमने dy dz अपॉन मॉड n कैप डॉट i कैप। और यही चीज़ फिर बराबर हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर r डैश f एरो डॉट n कैप dz dx। वही ds की वैल्यू इतनी भी निकली थी, ds की वैल्यू ये भी निकली थी, ds की वैल्यू एक और निकली थी, ये है मॉड n कैप डॉट j कैप। और यही चीज़ बराबर होगा डबल इंटीग्रल ओवर r डबल डैश कैपिटल F एरो डॉट n कैप और ds की जगह हम लिख दें dx dy अपॉन मॉड n कैप डॉट k कैप। हियर F एरो डॉट n कैप इज कैलकुलेटेड, is evaluated over S, not over R dash, R double dash। चलते चलते एक फुटनोट हम लिख दें। ग्रेडियंट पढ़ते समय आपने पढ़ा था नॉर्मल वेक्टर फाई कोई स्केलर फंक्शन है तो जो नेबुला फाई होता है ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई ये क्या चीज़ होता है? ये नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होता है। तो नॉर्मल वेक्टर आपको मालूम है ग्रेडियंट के रूप में, उसी के मॉडुलस से भाग दे देंगे तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो ये कुछ फुटनोट अलग से लिखते चले। एन कैप इज इक्वल टू नेबुला फाई अपॉन मॉड नेबुला फाई। या और एक बात और, अदर सरफेस इंटीग्रल्स आर, कुछ इंटीग्रल्स और भी हैं जिनको सरफेस इंटीग्रल ही कहा गया है। अदर सरफेस इंटीग्रल्स आर डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो क्रॉस एन कैप डी एस एंड डबल इंटीग्रल ओवर एस फाई एन कैप डी एस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अब एग्जाम्पल्स उठाएंगे और यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ऑप्टिमम विस्तार देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।